ग्रेडियंट प्रैक्टिस करोगे। जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेडियंट प्रैक्टिस मतलब ग्रेडियंट मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ। तो अभी हमको बढ़ता हुआ करना है। पहले इजी, फिर थोड़ा सा कम इजी, फिर थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा कम मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाएंगे। बैठता था, नोट्स बनाता था, इतना शांत माहौल, पक्षियों की आवाज आती है सुबह सुबह, एकदम मजा आ जाता है। और वो जो तैयारी है ना, उससे बेटर कुछ नहीं है। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे वकीलों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मारुत शर्मा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग फैकल्टी। आज लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक संपूर्ण स्ट्रैटेजी, एक पूरा प्लान, जिससे आपको हेल्प मिलेगी CUET PG LLB 2025 की तैयारी करने में। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बच्चों का काफी कंफ्यूजन रहा है। अभी आजकल कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, पर्सनली जुड़ रहे हैं, और बच्चे अक्सर ये पूछ रहे हैं कि सर ये तो सब ठीक है, हमें पता है कि क्वांट और रीजनिंग आती है सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड के नाम से, लेकिन इसमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कहां तक जाना है, इसकी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल कंप्लीट सिलेबस कहीं होता नहीं है, इसका स्कोप डिफाइंड नहीं है, तो ये समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए पिछले कुछ सालों के पेपर्स को एनालाइज करके एक जेनेरिक टॉपिक्स की लिस्ट बना दी है, जिसको कि आप एक डिफाइंड सिलेबस समझ सकते हो और उससे अपनी तैयारी को आसान बना सकते हो। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले उस सिलेबस की बात करेंगे, टॉपिक वाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको जनरल एप्टीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग, दोनों ही की कहानी मैं पूरी तरह आपको बता दूंगा। और इसके अलावा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रेटेजाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे बच्चों। और ये एफर्ट जो है, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर क्लासेस में आपके साथ ले रहा हूं, उसके अलावा ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, ताकि आपकी तैयारी को बूस्ट मिले। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं ये सेशन बिना किसी डिले के। सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। तो मैंने सिंपल कुछ नहीं लिखा है, टॉपिक सामने लिख दिए निकाल करके, 4-5 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया है और उससे ही सारा हिसाब बाहर निकाला गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, तो आप यहां देख सकते हो। आपका आ गया टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, वर्क एंड वेट। अब जहां जहां स्लैश करके मैंने मेंशन किया हुआ है, उसका बताने का मकसद ये है कि ये तीनों जो है आपस में लिंक्ड टॉपिक्स है। मतलब अगर आपने एक पढ़ लिया ना, तो ये इस पे पकड़ अपने आप मजबूत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक TSD नाम से टॉपिक आता है। TSD का मतलब है टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसमें आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस और ट्रेन्स। ठीक है, रेसेस पे क्वेश्चन अभी तक इतने देखे नहीं गए हैं, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, LCM का कॉन्सेप्ट सिंपल बताएंगे, खत्म कर देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, ट्रेन्स पे अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, PLD मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। ये यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है परसेंटेज, ये आ गया एवरेज। एवरेज पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, परसेंटेज पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मिक्सचर एलिगेशन आजकल इस पे क्वेश्चन बनता नहीं है, बट पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम्स। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए या ना आए, इसकी संभावना एवरेज है, मतलब आ जाता है कई बार, लेकिन नंबर सिस्टम एज ए यूनिट बहुत ही लार्ज कॉन्सेप्ट है, और नंबर सिस्टम समझ के आप काफी छोटे ट्रिक्स पढ़ सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाती है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट, ये पढ़ के आप ऑप्शन सॉर्टिंग को बहुत इजीली अप्लाई कर पाओगे। इंडाइसेस एंड सर्ट्स इंपॉर्टेंट है। HCF LCM पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। एल्जीब्रा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसमें थोड़ा सा, मतलब वैसे जाता नहीं है हाई लेवल, बट थोड़ा सा अगर वो चाहे तो कभी कभी रेंज की बात करता है, तो उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। और इसके अलावा ज्योमेट्री एज अ होल लिखा हुआ है, जिसमें लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स और पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में आपके सारे क्वाड्रिलैटरल्स, मतलब रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब कवर हो जाता है, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इसमें सिलेबस में है। ये सिलेबस में मुझे डायरेक्टली कहीं मेंसुरेशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखा नहीं, इक्का दुक्का छोड़ करके, और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं दिखा कहीं पर भी, तो उनको मैंने यहाँ डाला नहीं है, बट उसका स्कोप डिफाइंड नहीं है। तो एक बार हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर दें, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा करके बाकी चीजें भी पढ़ी जा सकती है। अब आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे मेरे बच्चों। लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी मैंने शुरू कर दी है आपके साथ, राइट। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये है कोडिंग, डिकोडिंग, ऑलरेडी पढ़ के हमने उड़ा दिया है।
नहीं देखा है अगर किसी ने लाइव, तो बेटा सेशन देख लो, 2 घंटे का सेशन है, कोडिंग डिकोडिंग भी समझाई है उसमें, और उसमें और भी एक टॉपिक साथ में ब्लड रिलेशन बता दिया है। तो उस पूरी वीडियो को देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक बारीकी खत्म हो जाएगी। वेन डायग्राम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सिलोजिज्म अभी क्लास लेकर के आ रहा हूं तो वो पढ़ लेंगे। पिलर, सीरीज, मिसिंग नंबर्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब हमने खत्म कर दिया है एक साथ। इसके अलावा क्लॉक आएगा, कैलेंडर आएगा, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बच्चा फंसता है इस पे। ये ना बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, बट कौन सा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहां बच्चा फंस जाता है, उसको हम लोग को डील करना है। ब्लड रिलेशंस, डाइस एंड क्यूब, क्रिटिकल रीजनिंग। अब ये जो है, ये बच्चे ऐसे अटेम्प्ट करते हैं इस टॉपिक को, मान लो कि बस फीलिंग से आंसर देना है। यार 4 ऑप्शन है, मुझे ना ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, ये कंक्लूजन ठीक लग रहा है, ये इन्फ्रेंस सही लग रहा है। आधों को तो कंक्लूजन और इन्फ्रेंस का डिफरेंस ही नहीं पता होता है, ठीक है। या फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार ये वाला आर्ग्यूमेंट ज्यादा इससे वीक हो जाएगा, इससे स्ट्रांग हो जाएगा। क्लैरिटी नहीं है, हमें क्लैट जितने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इन केसेस में, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग ही है, बट उसमें भी क्लैरिटी तो चाहिए ना। तो कीवर्ड्स पे बेस्ड एक बड़ा ही साइंटिफिक तरीका है इसको पढ़ाने का, जो मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा स्पेशल क्रिटिकल रीजनिंग की, जिसमें हम सभी स्टेटमेंट और नो स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, और उसके अलावा नो स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग, आपका कॉज एंड इफेक्ट और असर्शन रीजन। ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी सिलेबस की बात। ये इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रखे हैं पास्ट में, तो उन टॉपिक्स के ऊपर तो हमें पकड़ मजबूत रखनी ही है। बट क्योंकि स्कोप डिफाइंड नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें जो छूटी हैं उनको भी हम टाइम रहते कवर करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है मैं स्ट्रैटेजी की आपसे बात करूंगा। देखो अब लगभग मोटा मोटी अगर आप समझो तो 5 महीने हैं आपके एग्जाम में। एग्जाम मार्च में कहीं है, आप फरवरी तक का ही पकड़ो सिर्फ, ठीक है। तो उस हिसाब से 5 महीने में आपको तैयारी अपनी खत्म करनी है, वाइंड अप करनी है। तो लास्ट का लेग सिर्फ आप जो है प्रैक्टिस और रिवीजन पे रखोगे। तो इस 5 महीने को डिवाइड कैसे करें? अब तैयारी हमेशा स्ट्रक्चर्ड होनी जरूरी है बेटा। बच्चे क्या करते हैं ना, 5 महीने हैं तो वो बोलते हैं अरे आज ये पढ़ते हैं, कल वो पढ़ते हैं, आज सिर्फ कौन पढ़ेंगे, अरे बहुत आलस आ रहा है, सिर्फ 30 क्वेश्चन लगाए पूरे दिन में छोड़ दिया। तो पहले तो आपको जो है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ढंग से इसको अप्रोच करना है। 5 मंथ्स को आपके लिए मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है, ठीक है। वो क्या क्या 2 पार्ट्स है तो आप देख लो, एक तरफ 3 या 4 मंथ्स है, दूसरी तरफ 1 या 2 मंथ्स। तो अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 1 ले लोगे, यहाँ 3 लोगे तो यहाँ पे 2 लोगे। 4-1 ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रेशियो है। 3-2 भी अगर आप कर सकते हो 3 तो बहुत ही अच्छी बात है, बट 3 में पूरा सिलेबस ग्राउंड जीरो से वाइंड अप करना थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। अब पहले 3-4 महीने में आपको क्या करना है, आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। फाउंडेशन बिल्ड करना है जो मैंने ऑलरेडी शुरू करवा दिया है, और भी फैकल्टीज करवा रही हैं। ग्राउंड जीरो से तैयारी करते हुए ऊपर उठना है, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करने हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, LRDI मतलब लॉजिकल रीजनिंग हो गया, VARC मतलब वर्बल एबिलिटी हो गया। अब जो बच्चा हिंदी पढ़ेगा वो हिंदी की तैयारी करेगा, जो इंग्लिश पढ़ेगा वो इंग्लिश की तैयारी करेगा, और GK वगैरह इन सब के बेसिक्स, आपको फंडामेंटल्स की तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, फंडामेंटल्स लगाने जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं करना है। इजी क्वेश्चन से ही शुरुआत होगी बेटा, जब दिमाग में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इसके अलावा क्या करोगे? तो इसके अलावा आप ग्रेडियंट प्रैक्टिस करोगे। जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेडियंट प्रैक्टिस मतलब ग्रेडियंट मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ। तो अभी हमको बढ़ता हुआ करना है। पहले इजी, फिर थोड़ा सा कम इजी, फिर थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा कम मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाएंगे। और ऐसे बढ़ेंगे धीरे धीरे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगना ही बंद हो जाए, क्योंकि आपका दिमाग एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ा है। इस सब के अलावा क्या करना है? अब बच्चे पूछते हैं यहां मॉक लगाए कि ना लगाए? कभी मत लगाओ। इस स्टेज पे मॉक नहीं लगाना है बेटा, पार्शियली भी नहीं लगाना है। मॉक का मतलब है आपके मेन फाइनल एग्जाम का सिमुलेशन, और वो जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी करने का फायदा है, वरना वो यूजलेस है। तो यहां क्या करें, यहां कैसे अपने आप को स्पीड में बढ़ाएं? तो यहां आप करोगे यूटिलाइजेशन सेक्शनल मॉक्स का। क्या करोगे? सेक्शनल मॉक्स का यूटिलाइजेशन करोगे। सेक्शनल मॉक्स का आप टाइम करके मॉक्स दोगे हर सेक्शन का। इससे क्या होगा, आपके सेक्शंस में स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 1 to 2 मंथ्स की बाकी बची तैयारी में क्या करोगे? जब भैया ये सारी कहानी खत्म हो चुकी होगी तो यहाँ पे आपको क्या ही करना है, आपको रिवीजन करना है। एग्जाम जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिवीजन से ही निकलता है। तो आपने एक बार पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक समझ लिया है, अब आपका मन करेगा, लालच आएगा, अरे वो भी किताब खरीद लेता हूँ, वो भी किताब खरीद, ये सब नहीं करना है बेटा।
एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताबों को एक एक बार नहीं पढ़ना है, वो टाइम वेस्ट है। एक किताब पढ़ ली, उसको रिपीट करो, ठीक है। कैसे रिपीट करोगे? डाउटफुल क्वेश्चंस को रिपीट करते चलो भाई। पहली बार जिसमें डाउट आया मार्क करो, दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर से डाउट आया दूसरी बार मार्क करो, दोबारा अटेम्प्ट करो। जो पहली बार में तुमसे हो जाएगा वो हमेशा बनेगा, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है? रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, और पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको लेवल का एनालिसिस हो जाएगा, और मॉक्स हमेशा एक लेवल ऊपर ही दिए जाते हैं। तो अगर आप मॉक्स में डिसेंट परफॉर्मेंस करोगे तो आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, फुल लेंथ मॉक पूरा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट बना के देना है। ऐसा बस खाली धड़ल्ले से फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस नहीं देना है, आधे मन से नहीं देना है। मॉक भी आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे जैसे कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। तो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी तैयारी के साथ बैठोगे, एकदम माहौल बना दोगे एग्जामिनेशन रूम का, टाइमर सेट करोगे और उसके हिसाब से ही मॉक करोगे, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होगा बेटा। मॉक देने से क्या फायदा है? मॉक तो दे दिया, मार्क्स देख लिया, बोले चलो अगली बार इंप्रूव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मॉक्स की शिक्षा आपको देगा वो है उसका एनालिसिस। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बच्चा। इसका डिटेल्ड सेल्फ एनालिसिस करोगे तब जाकर के आपको इसका कोई फायदा मिलेगा। मॉक्स के उन क्वेश्चन पे फोकस डालना जिसमें आपकी वीकनेस रही, जिसमें आपने मार्क्स गवाए। क्या वो मार्क्स ब्लंडर वाले मिस्टेक्स, वो ब्रेन फॉग वाले मिस्टेक्स की वजह से हुए, सिली मिस्टेक्स जिसको आप बोलते हो, या फिर वो जेन्युइन गलतियां हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वीक है। यहां से जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो इस वाले पोर्शन पे वो पार्ट पकड़ के दोबारा उसको पकड़ मजबूत बना सकते हो। ये एनालिसिस एग्जाम से पहले खत्म हो जाना चाहिए पूरा, कि भाई हो गया अब काम, अब मुझे सब पता लग गया, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वीकनेस पे काम करके उसको मजबूत ऑलरेडी बना दिया है बेटा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। जनरल स्ट्रेटेजीज की बात कर लेते हैं। तो आपको पहले सिलेबस और फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए। मैंने सिलेबस आपको ऑलरेडी बता दिया, क्वांट और आपका लॉजिकल रीजनिंग का। बाकी सिलेबस के लिए भी आपके फैकल्टीज भी सेशन ले आएंगे। हम लोग ने एनालिसिस करके सिलेबस निकाला है, ये कोई रैंडम टॉपिक्स के नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्कोप डिफाइंड नहीं होता है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम क्या है, किस फॉर्मेट पे होता है। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, दोबारा जाकर के एक बार देखो, स्टडी करो, ये समझो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, तो पता लगता रहेगा कि फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या स्कोरिंग है, क्या मार्किंग है। एक टाइम टेबल बनाना, जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि तैयारी जो है वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। एक टाइम टेबल बना के उस पर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल तो बच्चे बहुत बना लेते हैं। हर कोई जब पढ़ाई करने बैठता है ना तो पहले प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग में पूरा दिन निकाल देता है, बोलता है अरे वाह तो मजा आ गया, दिल खुश हो गया, प्लानिंग करी मैंने मस्त एकदम, कल से स्टार्ट कर दूंगा एकदम धुएंधार धमाकेदार पढ़ाई। और जैसे ही कल का दिन आता है फुस, अरे कल करेंगे, एकदम फुस, अरे परसों करेंगे। ये नहीं करना है बेटा। टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल में सफिशिएंट ब्रेक्स देना है अपने आप को, तभी जाकर के आप उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। अगर आप लगातार धड़ल्ले से सब कुछ लगा दोगे तो आपको लगेगा अरे छोड़ो कौन करेगा ये टाइम टेबल, ठीक है। तो ब्रेक्स दो, बीच बीच में अच्छे ब्रेक्स लो और धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई शुरू करो। आपको रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये बच्चे गलती कर देते हैं, बोलते हैं आज सिर्फ क्वांट लगाएंगे, आज सिर्फ एलआर करेंगे, आज मन नहीं है, सिर्फ 50 क्वेश्चन क्वांट के लगा के बंद कर दूं। एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल इंपॉर्टेंस और रोज रोज हर सब्जेक्ट की तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। तो अपना टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूटेड वे में बनाओगे, सुबह ये पढ़ूंगा, शाम को ये पढ़ूंगा, दोपहर को ये पढ़ूंगा, रात को सोने से पहले ये करूंगा, कभी वोकैबुलरी पढ़ूंगा, कभी कुछ पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे करके तैयारी करो। कभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूंगा, आधा घंटा सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड है, ऐसे, राइट। वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये क्या होता है, आधे बच्चों को तो मतलब ही नहीं पता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि काम को टालना, ठीक है। काम शुरू करने में ही आपको इतना आलस आ जाता है, आप शुरू ही नहीं करते। आपको लगता है अरे यार बहुत ज्यादा काम है, कल करेंगे, अरे बाद में करेंगे, कल आएगा तो बोलोगे बाद में करेंगे, पक्का कल से स्टार्ट करो। फिर कल आता है अरे नहीं नहीं अभी शाम से देखते हैं, अभी कुछ खा लेता हूं। ये वाली जो फीलिंग है ना कि काम को तब तक टालते हो जब तक वो इतना स्ट्रेसफुल ना बन जाए कि आपको फिर मजबूरी में फटाफट काम करना पड़ता है और वो हाफ हार्टेड काम होता है, उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। और बेटा ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये पढ़ाई को टालने का सबसे बड़ा कारण है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी है और आपके घर में भी जो और लोग हैं उनकी भी होगी। ये सबका इशू है, ठीक है। तो ये अवॉइड करना है, इसके ऊपर काम करना है कि कैसे इससे बाहर निकल सकें। फंडामेंटल से स्टार्ट करो, ऑलरेडी बता दिया है। क्लियर कॉन्सेप्ट करो, ऑलरेडी बता दिया है। ग्रेडियंट प्रैक्टिस फॉलो करो, ऑलरेडी बता दिया है। इसमें कुछ नया है नहीं। और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं बच्चा। डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता आपसे कि बच्चों इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो, है ना, फेसबुक डिलीट कर दो, ऐसा तो होगा नहीं, आप करोगे भी नहीं, इतनी तो आप मेरी नहीं सुनते हो, है ना।
तो करो, ये सब चीजें करो, बट जब पढ़ते हो तो इन चीजों को अवॉइड करो। अब क्या होता है, जैसे मान लो अब यूट्यूब पे हमारी क्लास देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते बीच में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखी, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है वो कहीं पे छुट्टी मनाने गया हुआ है, आपको लगा यार यार तो इसको मेरे को कमेंट करना है, आपने वो वीडियो हटाई, तुरंत से वो पोस्ट खोला और उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया, फिर आप खो गए। या तो कोई इंटरेस्टिंग रील दिखी, आप उसमें खो गए, उसी दुनिया में चले गए कहीं पे, एंड आपको लगा कि अभी 15-20 मिनट में वापस आ जाऊंगा, लेकिन 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। तो जब आप पढ़ने बैठते हो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ठीक है। जो पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आते रहे, लेकिन जब पढ़ाई के अलावा जो नोटिफिकेशन है डिस्टर्बिंग, उसको तब बंद कर दो और अपने आप को अवार्ड की तरह, रिवॉर्ड की तरह वो चीजें दो कि भाई आज अगर मैंने ये 4 चैप्टर या फिर ये 1 चैप्टर के 40 क्वेश्चन कवर कर लिए तो शाम को उसके बाद आधा घंटा मैं इंस्टाग्राम करूंगा फ्री, फिर मेरे को कोई कहने वाला नहीं, ठीक है। ऐसे जब अपने आप को रिवॉर्ड्स दोगे ना, तो उस चक्कर में वो जो आधा घंटा आपने कमाया है ना, आपको जो उसमें बुरा फील होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों का ख्याल रखना, ये जनरल स्ट्रेटेजी है। अब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, सिट इन अ काम एनवायरमेंट, शोर शराबे में बैठना नहीं है, शांति वाली जगह में बैठो, पढ़ने में भी मजा आए। क्योंकि जैसे यहाँ पे फोटो लगा रखी है, मैं भी अपने टाइम की बात बताऊं, जब मैं का तैयारी किया करता था तो मैं ना कई बार किसी पार्क में या गार्डन में शांत किसी कोने में जाकर के पेड़ के नीचे छांव वाले मौसम में, मतलब ऐसा गर्मी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे, ऑटम के टाइम पे, स्प्रिंग के टाइम पे बुक्स लेके जाता था, बैठता था, नोट्स बनाता था, इतना शांत माहौल, पक्षियों की आवाज आती है सुबह सुबह, एकदम मजा आ जाता है। और वो जो तैयारी है ना, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो ऐसा एक काम एनवायरमेंट जो तुम्हें सूदिंग लगे, जो तुम्हें मजा आए, वैसी जगह पे कहीं बैठ करके पढ़ाई करने की कोशिश करो कभी कभी, एज अ ब्रेक, एज अ चेंज, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये 2 बड़े क्यों कर दिए मैंने, इसका रीजन है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ कमेंट लिख करके, ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं कमेंट्स देखूंगा, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आपको इन पे सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इस सेशन की बात मैंने पहले भी आपसे कर रखी है, मैं इसकी पूरी तैयारी ऑलरेडी कर रहा हूं, हो सकता है बहुत जल्दी ये सेशन मैं आपके लिए ले आऊंगा, जहां पे आपको ये तो मैंने बोल दिया कि इसको अवॉइड करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए वो ब्रेकडाउन, ये क्या होता है और क्यों होता है उसका ब्रेकडाउन, और इससे लड़ना कैसे है उसका ब्रेकडाउन, उसका पूरा एक सेशन लेकर के आऊंगा। बेटा सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सभी, ये इंसान जाति के लिए बहुत काम की चीज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट लिख करके बताओ, ये सेशन मैं आपके लिए अलग से ले आऊंगा, दोनों ही। चलो आगे चलते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन की बात करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लासेस में बोलता रहता हूं, बस उसी को मैंने लिस्ट बना के लिख दिया है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको याद करनी है, जिससे आपकी जो है तैयारी और तेज हो सकती है। आप फंडामेंटल्स के लिए एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हो अगर जरूरत लगती है तो, नहीं तो फिर आप हमारे साथ क्लासेस देखते ही हो, कॉन्सेप्ट की क्लासेस हमारी देखो, पुरानी वीडियोस हैं, नई वीडियोस हैं, जो चीजें जहां जहां से आप कर रहे हो, पेड बैचेस हैं, जो भी आपने लिया है, ग्राउंड जीरो से तैयारी करो और अपने आप को अपलिफ्ट करो ग्रेडियंट प्रैक्टिस के साथ। इसके अलावा पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स को लेना है, बाद में ईजी वालों को सॉल्व करना है, क्योंकि पहले जो है मुश्किल काम अगर खत्म कर दिया ना, तो बाद में तो आपको आसान लगने लगेगा सब कुछ। नेक्स्ट, कैलकुलेशन को अलग से टाइम देना है बेटा, ये मैं खास क्वांट और एलआर की बात कर रहा हूं। कैलकुलेशन को अलग से टाइम देना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ क्वांटिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं क्लैट के चैनल पे, अगर आप जाकर के देखोगे, एक मैंने लाइव मैराथन लिया था हम लोगों ने, सभी फैकल्टीज ने, तो आप उसको भी विजिट करके देख सकते हो। वहां पे स्पेसिफिकली लास्ट का जो 7 to 8 का जो 1 घंटे का टाइम था, उसमें मैंने क्वांट के कुछ ट्रिक्स बताए हैं, और काफी बच्चों को वो ट्रिक्स नहीं पता थे। उन ट्रिक से क्या होता है, कैलकुलेशन तेज होता है। तो अलग से कैलकुलेशन पे दिमाग आपको पहले अभी खर्च करना पड़ेगा, ताकि वो टाइम जब बचेगा एग्जाम में तो उसको आप बाकी क्वेश्चंस में डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन को अलग से टाइम दो डेली, ज्यादा नहीं देना है, 5-10 मिनट 15 मिनट, बस 15 मिनट डेली के दे दो, बहुत है। सिलेबस आपको बड़ा लगेगा बेटा, अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा है, अनअचीवेबल है, तो ऐसे देखोगे तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, और हर टुकड़े को अचीव करने पे, हर छोटे गोल को अचीव करने पे अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा काम करता है। अपने आप से अच्छे से बात करो बेटा, अपने आप किसी दोस्त जब मुसीबत में फंसता है तो उससे प्यार से बात करके समझाते हो ना कि कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, मैं हूं तेरे साथ। खुद से ऐसे बात करो, इस टोन में बात करो। खुद को निगेट करना, नकारना बंद कर दो, खुद को डाउन करना बंद कर दो, अपने आप को दबाना बंद कर दो बेटा। इसी से अंदर से मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है आपको, हालांकि हम हैं आपके लिए, हम दे रहे हैं आपको मोटिवेशन, बट आपको सच बताऊं, निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये ब्रूटल ऑनेस्टी है, जब तक अंदर से पॉजिटिविटी नहीं आएगी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम विद इन।
ठीक है। इसके अलावा देखो, ये मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखने हैं। फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, परसेंटेजेस से ही सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चन। वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ इजी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर निकालना, रूट निकालना, जो बहुत जल्दी कुछ 2-3 स्टेप्स में हो जाता है, वो पढ़ना है। कैलकुलेशंस को तेजी से करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब हवा में हो जाना चाहिए, आपको लिखना ना पड़े कुछ भी, ऐसे अपने आप को तेज करना है। तो ये कैसे करोगे? ये रैंडमली नहीं होगा बेटा, और ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता दूंगा अपने सेशंस में, बट इसको कोई अलग से नहीं पढ़ाता है कभी भी। तो ये ट्रिक्स को दिमाग में रखना है और रोज अप्लाई करना है, तब जाके आपको फायदा होगा। ठीक है। इसके बाद आप क्या देखोगे? एम्ब्रेस चेंज। ये मैंने पॉइंट यहां क्यों डाला है उसका रीजन बता देता हूं। जब बच्चे ये करते हैं, ठीक है, जब बच्चे ये करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, विशेष आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मान लो मुझे 24 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। अब बचपन से बच्चे कैसे करते आए हैं देखो भाई, 8 4 दा 32, 2 8 दा 16 प्लस 3 19, फिर कुछ लोग यहाँ 0 लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ क्रॉस लगाते हैं, 3 4 दा 12, 3 2 दा 6 प्लस 1 7, और फिर इसको ऐड कर देते हैं 2 11, और ये आपका आंसर आ जाता है। ये बच्चे कर रहे हैं, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और बच्चों के हाथ इस पे सद गया है, तेज है, छोटी मोटी गलती कभी कभी हो जाती है, वरना नहीं होती है। तो उनको लगता है भाई मेरा यही मेथड बेस्ट है, मैं इस पे ऑलरेडी बहुत फास्ट हूं। अब हम बताते हैं बच्चों को, या मैं बताता हूं कि बेटा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप थोड़ा सा, इसमें ज्यादा नहीं लेकिन 1 आध सेकंड और बचा सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करो, 4 8 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 2 8 16, 4 3 12, 16 प्लस 8 12, 28 प्लस 3 31, 2 3 6 प्लस 3 9, खत्म, 912 आंसर आ गया। अब ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन में ये ज्यादा इजी है, कम लिखना पड़ता है, जल्दी आंसर निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां कम से कम 2 सेकंड बचा लोगे। अब एक मल्टीप्लिकेशन पे अगर 2 सेकंड बचा रहे हो तो सोचो आगे जाकर के कितना टाइम आप सेव कर सकते हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा। तो अब आपको क्या समझना है यहाँ पे, एम्ब्रेस चेंज का मतलब है बच्चे ये मेथड पढ़ तो लेते हैं, वाह वाह तालियां भी बजाते हैं, बट इसको यूज ही नहीं करते हैं। बोलते हैं अरे नहीं यार मेरा ही मेथड ठीक है, कौन करेगा, मुझे आ नहीं रहा, मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो एम्ब्रेस चेंज, अगर कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है तो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करो, अपने आप को पुश करो कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आगे कुछ होगा। ठीक है। इसके अलावा ये रीजनिंग के लिए है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में। प्लेस वैल्यूज याद कर लो इंग्लिश अल्फाबेट की, फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर दोनों में याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लो, परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स याद होना चाहिए नंबर्स के लिए। ये सीरीज के क्वेश्चन रीजनिंग में भी हेल्प करता है, क्वांट में भी हेल्प करता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद कर लो, वो भी हेल्प करता है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है। अब ये पॉइंट फिर मैंने बीच में डाल दिया, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये क्यों लिखा मैंने, इसका एक रीजन है। क्या होता है, अक्सर बच्चे पढ़ते जैसे मान लो रीजनिंग पढ़ रहे हो, ब्लड रिलेशन सर फेवरेट टॉपिक हो गया, ये तो मेरे को कभी मतलब मैं हार ही नहीं सकता इस टॉपिक में, इसका क्वेश्चन तो मुझे बनाना ही बनाना है। इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कई बार कि जब आप पेपर में जाते हो तो ब्लड रिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट जिसमें अक्सर थोड़े डूएबल इजी क्वेश्चन आते हैं, वो या तो गलत क्वेश्चन दे देता है जानबूझ के, या फिर वो क्या करता है कि उस क्वेश्चन को टिपिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है, जानबूझ के बनाता है, टाइम कंज्यूमिंग बनाता है। अब क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है तो आप ईगो पे लेके बैठ जाते हो कि नहीं ये तो मैं निकालूंगा ही, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, और फिर उस चक्कर में आपका होता है टाइम वेस्ट कि नहीं यार ये भी सॉल्व नहीं होगा तो कैसे चलेगा, अरे ये भी सॉल्व नहीं होगा तो कैसे चलेगा। नहीं बेटा, अगर आपको फिक्स कर लेना है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फेवरेट हो ना हो, एक फिक्स टाइमलाइन निकाल लो कि भाई एक क्वेश्चन पे इतने सेकंड से ज्यादा नहीं बिताने हैं। वो आपको मॉक से समझ में आ जाएगा, सबका इंडिविजुअल अलग अलग होता है, कोई 30 सेकंड लगाता है, कोई 40 लगाता है, कोई 50 लगाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि भाई एक क्वेश्चन पे इतने सेकंड से ज्यादा टाइम मुझे व्यतीत नहीं करना है। अगर उतने समय हो गए और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, आगे चलो। आपका मकसद होना चाहिए पेपर को पूरा खत्म करना। पेपर कंप्लीट करोगे तब समझ में आएगा कि भाई ये सारे क्वेश्चंस मेरे बन गए, अब मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है तो मैं बोनस में ये वाले क्वेश्चन लगा सकता हूं जिसमें ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू लेट गो। ओके, तो विद दैट वील एंड द सेशन हियर टुडे। बस सेशन में मेरे पास आपके लिए यही जानकारी थी। आई होप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी मैंने, आई होप आपको मजा आया होगा और आई होप आपको फायदेमंद लगा होगा, राइट। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे अड्डा 24/7 से, तो डायरेक्ट मेरी कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हो। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो, और उसमें कम्युनिटी पे जाकर के मुझे फॉलो कर लो। फॉलो करोगे तो हर सेशंस के फ्री पीडीएफ्स, इन्फॉर्मेशन, अभी मैं 3 बच्चों के डाउट सॉल्व करके आया हूँ अभी इंस्टेंटली। तो जो डाउट्स हैं आपको पर्सनल टच मिलेगा, आपका 2 वे कम्युनिकेशन बनेगा। बच्चा मुझसे वहीं पे बात कर सकता है और मैं उसको वहीं पे जवाब दे सकता हूँ। ठीक है,
तो कम्युनिटी ज्वाइन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रोइंग कम्युनिटी है। और ये इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल्स का नीड खत्म कर देती है। इंडिविजुअल मतलब मेरा अपना टेलीग्राम चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंबाइंड टेलीग्राम चैनल चाहिए। तो वो है हमारे पास। कंबाइंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स, इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आएगा सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव आपसे कनेक्ट हो जाएगा और आपको इस कोर्स में एडमिशन में हेल्प दिलाएगा। कोर्सेज क्या चल रहे हैं वो अड्डा की वेबसाइट पे या अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आपको पता लग जाएंगे। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो उसके लिए आप ये वाला कोड जो पूरी पीपीटी में आपको दिखा होगा, ये वाला कोड लगा सकते हो, MR Live, ये आपके MR सर का कोड है। ये कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, जो आपको और कोड से भी मिल जाता है, बट इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरे ये प्यारे वकील, मेरे ये प्यारे बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो उससे मेरा जोश और बढ़ेगा और आपके लिए और मेहनत से और बेटर कंटेंट लेकर के आऊंगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहां खत्म करता हूं। आशा है आप सबको मजा आया होगा और कुछ फायदेमंद चीज आपको यहां से सीखने को मिली होगी। विद दैट आई एम टेकिंग अ लीव फॉर टुडे। यू गाइस टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।